ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान। ज्योतिष के तीन हिस्से हैं, अनिवार्य, अर्धनिवार्य और परिवर्तनीय। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य से समस्त सौर्य परिवार का, मंगल का, बृहस्पति का, चंद्र का, पृथ्वी का जन्म हुआ है। ये सब सूर्य के ही अंग हैं। फिर पृथ्वी पर जीवन का जन्म हुआ, पौधों से लेकर मनुष्य तक। मनुष्य पृथ्वी का अंग है, पृथ्वी सूरज का अंग है। अगर हम इसे ऐसा समझें, एक माँ है, उसकी एक बेटी है और उसकी एक बेटी है, उन तीनों के शरीर में एक ही रक्त प्रवाहित होता है। उन तीनों के शरीर का निर्माण एक ही तरह के सेल्स से, एक ही तरह के कोष्ठों से होता है। और वैज्ञानिक एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एम्पैथी का। जो चीजें एक से ही पैदा होती हैं, उनके भीतर एक अंतर समानुभूति होती है। सूर्य से पृथ्वी पैदा होती है, पृथ्वी से हम सबके शरीर निर्मित होते हैं। थोड़े ही दूर फासले पर सूरज हमारा महापिता है। सूर्य पर जो भी घटित होता है वह हमारे रोम रोम में स्पंदित होता है, होगा ही, क्योंकि हमारा रोम रोम भी सूर्य से ही निर्मित है। सूर्य इतना दूर दिखाई पड़ता है, इतना दूर नहीं है। हमारे रक्त के एक एक कण में और हड्डी के एक एक टुकड़े में सूर्य के ही अणुओं का वास है। हम सूर्य के ही टुकड़े हैं। और यदि सूर्य से हम प्रभावित होते हैं तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है, एम्पैथी है, समानुभूति है। समानुभूति को भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है, तो ज्योतिष के एक आयाम में प्रवेश हो सके। बहुत से प्रयोग पिछले 50 वर्षों में किए गए हैं। सूर्य, पृथ्वी और मनुष्य, उन तीनों के बीच निरंतर संवाद है, एक निरंतर डायलॉग है। लेकिन वह जो संवाद है, डायलॉग है, वह बहुत गुह्य है और बहुत आंतरिक है और बहुत सूक्ष्म है। उसके संबंध में थोड़ी सी बातें समझेंगे तो ख्याल में आएगा। अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर है, ट्री रिंग रिसर्च सेंटर। वृक्षों में जो वृक्ष आप काटें तो वृक्ष के तने में आपको बहुत से रिंग्सक, बहुत से वर्तुल दिखाई पड़ेंगे। फर्नीचर पर जो सौंदर्य मालूम पड़ता है वह उन्हीं वर्तुलों के कारण है। 50 वर्ष से यह रिसर्च केंद्र वृक्षों में जो वर्तुल बनते हैं उन पर काम कर रहा है। प्रोफेसर डगलस, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा वृक्षों में जो वर्तुल बनते हैं, चक्र बन जाते हैं, उन पर ही पूरा व्यय किया है। बहुत से तथ्य हाथ लगे हैं। पहला तथ्य तो सभी को ज्ञात है साधारणतः कि वृक्ष की उम्र उसमें बने हुए रिंग्स के द्वारा जानी जा सकती है, क्योंकि प्रतिवर्ष एक रिंग वृक्ष में निर्मित होता है। एक छाल वृक्ष छोड़ देता है, अपनी चमड़ी छोड़ देता है और एक रिंग निर्मित हो जाता है। वृक्ष की कितनी उम्र है, उसके भीतर कितने रिंग बने हैं, इनसे तय हो जाता है। अगर वह 50 साल पुराना है, उसने 50 पतझड़ देखे हैं, तो 50 रिंग उसके तने में निर्मित हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन तनों पर जो रिंग निर्मित होते हैं वह मौसम की भी खबर देते हैं। अगर मौसम बहुत गर्म और गीला रहा है तो जो रिंग है वह चौड़ा निर्मित होता है। अगर मौसम बहुत सर्द और सूखा रहा हो तो जो रिंग है वह बहुत सकरा निर्मित होता है। हजारों साल पुरानी लकड़ी को काटकर पता लगाया जा सकता है कि उस वर्ष जब यह रिंग बना था तो मौसम कैसा था। बहुत वर्षा हुई थी या नहीं हुई थी, सूखा पड़ा था या नहीं पड़ा था। डगलस इन वर्तुलों की खोज करते करते एक ऐसी जगह पहुंच गया है जिसकी उसे कल्पना नहीं थी। उसने अनुभव किया कि प्रत्येक 11वें वर्ष पर रिंग जितना बड़ा होता है उतना फिर कभी बड़ा नहीं होता। और वह 11 वर्ष वही वर्ष है जब सूरज पर सर्वाधिक गतिविधि होती है। हर 11वें वर्ष पर सूरज में एक रिदम, एक लयबद्धता है। हर 11 वर्ष पर सूरज बहुत सक्रिय हो जाता है। उस पर रेडियो एक्टिविटी बहुत तीव्र होती है। सारी पृथ्वी पर उस वर्ष सभी वृक्ष मोटा रिंग बनाते हैं। एकाध जगह नहीं,
एकाध जंगल में नहीं, सारी पृथ्वी पर सारे वृक्ष उस वर्ष उस रेडियो एक्टिविटी से अपनी रक्षा करने के लिए मोटा रिंग बनाते हैं। वह जो सूरज पर तीव्र घटना घटती है ऊर्जा की, उससे बचाव के लिए उनको मोटी चमड़ी बनानी पड़ती है उस वर्ष, हर 11 वर्ष। इससे वैज्ञानिकों में एक नया शब्द और नई बात शुरू हुई। मौसम सब जगह अलग होते हैं। यहाँ सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं वर्षा है, कहीं शीत है, सब जगह मौसम अलग है। इसलिए अब तक कभी पृथ्वी का मौसम, क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं होता था। लेकिन डगलस ने इस शब्द का प्रयोग शुरू किया, क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ये सब छोटे मोटे फर्क तो हैं ही, लेकिन पूरी पृथ्वी पर भी सूरज के कारण एक विशेष मौसम चलता है जो हम नहीं पकड़ पाते, लेकिन वृक्ष पकड़ते हैं। हर 11वें वर्ष पर वृक्ष मोटा रिंग बनाते हैं, फिर रिंग छोटे होते जाते हैं। फिर 5 साल के बाद बड़े होने शुरू होते हैं, फिर 11वें साल पर जाकर पूरे बड़े हो जाते हैं। अगर वृक्ष इतने संवेदनशील हैं और सूरज पर होती हुई कोई भी घटना को इतनी व्यवस्था से अंकित करते हैं, तो क्या आदमी के चित्त में भी कोई परत होगी? क्या आदमी के शरीर में भी कोई संवेदना का सूक्ष्म रूप होगा? क्या आदमी भी कोई रिंग और वर्तुल निर्मित करता होगा अपने व्यक्तित्व में? अब तक साफ नहीं हो सका। अभी तक वैज्ञानिकों को साफ नहीं है कोई बात कि आदमी के भीतर क्या होता है। लेकिन यह असंभव मालूम पड़ता है कि जब वृक्ष भी सूर्य पर घटती घटनाओं को संवेदित करते हों, तो आदमी किसी भांति संवेदित न करता हो। ज्योतिष जो जगत में कहीं भी घटित होता है, वह मनुष्य के चित्त में भी घटित होता है, इसकी ही खोज है। मनुष्य भी वृक्षों जैसी ही खबरें अपने भीतर लिए चलता है, लेकिन उसे खोलने का ढंग उतना आसान नहीं है जितना वृक्ष को खोलने का ढंग आसान है। वृक्ष को काटकर जितनी सुविधा से हम पता लगा लेते हैं, उतनी सुविधा से आदमी को काटकर पता नहीं लगा सकते हैं। आदमी को काटना सूक्ष्म मामला है और आदमी के पास चित्त है, इसलिए आदमी का शरीर उन घटनाओं को नहीं रिकॉर्ड करता, चित्त रिकॉर्ड करता है। वृक्षों के पास चित्त नहीं है, इसलिए शरीर ही उन घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। प्रति 11 वर्ष में सूरज पर तीव्र रेडियो एक्टिविटी, तीव्र वैद्युतिक तूफान चलते हैं। ऐसा प्रति 11 वर्ष पर एक रिदम, थीम, ऐसा ही एक दूसरा बड़ा रिदम भी पता चलना शुरू हुआ है, और वह है 90 वर्ष का सूरज के ऊपर, और वह और हैरान करने वाला है। ये सब वैज्ञानिक तथ्य हैं। ज्योतिषी इस संबंध में कुछ नहीं कहते हैं। ज्योतिष को वैज्ञानिक ढंग से समझना आपके लिए आसान हो सकेगा। 90 वर्ष का एक दूसरा वर्तुल है जो कि अनुभव किया गया है। उसके अनुभव की कथा बड़ी अद्भुत है। फेरोह ने इजिप्ट में आज से 4000 साल पहले अपने वैज्ञानिकों को कहा है कि नील नदी में जब भी पानी घटता है, बढ़ता है, उसका पूरा ब्यौरा रखा जाए। अकेली नील एक ऐसी नदी है जिसकी 4000 वर्ष की बायोग्राफी है, और किसी नदी की कोई बायोग्राफी नहीं है, उसकी जीवन कथा है पूरी। कब उसमें इंच भर पानी बढ़ा है, उसका पूरा रिकॉर्ड है 4000 वर्ष फेरोह के जमाने से लेकर आज तक। फेरोह का अर्थ होता है सूर्य इजिप्ती भाषा में। फेरोह जो इजिप्ट का सम्राट अपना नाम रखता था, वह सूर्य के आधार पर है। और इजिप्ट में ऐसा ख्याल था कि सूर्य और नदी के बीच निरंतर संवाद है। और फेरोह जो कि सूर्य का भक्त था, उसने कहा कि नील का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। सूर्य के संबंध में तो हमें अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन कभी तो सूर्य के संबंध में भी पता हो जाएगा, तब यह रिकॉर्ड काम दे सकता है। तो 4000 साल की पूरी कथा है नील नदी की। उसमें इंच भर पानी कब बढ़ा, इंच भर कब कम हुआ, कब उसमें पूर आया, कब पूर नहीं आया, कब नदी बहुत तेजी से बही और कब नदी बहुत धीमी बही, इसका 4000 वर्ष का लंबा इतिहास इंच इंच उपलब्ध है।
इजिप्ट के एक विद्वान तस्मान ने पूरे नील की कथा लिखी और अब सूर्य के संबंध में वे बातें ज्ञात हो गई जो फैरोह के वक्त ज्ञात नहीं थी और जिसके लिए फैरोह के वक्त ज्ञात नहीं थी और जिसके लिए फैरोह ने कहा था प्रतीक्षा करना। इन 4000 साल में जो कुछ भी नील नदी में घटित हुआ है वह सूरज से संबंधित है और 90 वर्ष की रिदम का पता चलता है। हर 90 वर्ष में सूर्य पर एक अभूतपूर्व घटना घटती है। वह घटना ठीक वैसी ही है जिसे हम मृत्यु कह सकते हैं या जन्म कह सकते हैं। ऐसा समझ लें, सूर्य 90 वर्ष में 45 वर्ष तक जवान होता है और 45 वर्ष तक बूढ़ा होता है। उसके भीतर जो ऊर्जा के प्रवाह बहते हैं वह 45 वर्ष तक तो जवानी की तरफ बढ़ते हैं, क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं। सूरज जैसे जवान होता चला जाता है और 45 साल के बाद ढलना शुरू हो जाता है, उसकी उम्र जैसे नीचे गिरने लगती है और 90 वर्ष में सूर्य बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। 90 वर्ष में जब सूर्य बूढ़ा होता है तब सारी पृथ्वी भूकंपों से भर जाती है। भूकंपों का संबंध 90 वर्ष के वर्तुल से है। सूर्य उसके बाद फिर जवान होना शुरू होता है। वह बड़ी भारी घटना है क्योंकि सूरज पर इतना परिवर्तन होता है कि पृथ्वी उससे कंपित हो जाए, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब पृथ्वी जैसी महाकाय वस्तु भूकंपों से भर जाती है तो आदमी जैसी छोटी सी काया में कुछ भी न होता होगा। पृथ्वी जैसी महाकाया वस्तु जब सूरज पर परिवर्तन होते हैं, कंपित हो जाती है, भूकंपों से भर जाती है तो आदमी जैसी छोटी सी काया में कुछ भी न होता होगा। ज्योतिषी सिर्फ यही पूछते रहे हैं। वे कहते हैं यह असंभव है, पता हो तुम्हें या न पता हो। लेकिन आदमी की काया भी अछूती नहीं रह सकती। इस संबंध में अब वैज्ञानिकों को भी शक होने लगा है कि सूरज जब अपनी चरम अवस्था में जाता है तब पृथ्वी पर कम से कम बीमारियां होती हैं और जब सूरज अपने उतार पर होता है तब पृथ्वी पर सर्वाधिक बीमारियां होती हैं। पृथ्वी पर 45 साल बीमारियों के होते हैं और 45 साल कम बीमारियों के होते हैं। नील थीम 4000 वर्षों में हर 90 वर्ष में इसी तरह जवान और बूढ़ी होती रही है। जब सूरज जवान होता है तब नील में सर्वाधिक पानी होता है। वह 45 वर्ष तक उसमें पानी बढ़ता चला जाता है और जब सूरज ढलने लगता है, बूढ़ा होने लगता है तो नील का पानी नीचे गिरता चला जाता है, फिर वह शिथिल होने लगती है और बूढ़ी हो जाती है। आदमी इस विराट जगत में कुछ अलग थलग नहीं है, इस सबका इकट्ठा जोड़ है। अब तक हमने जो भी श्रेष्ठतम घड़ियां बनाई हैं, वह कोई भी उतनी टू द टाइम, इतना ठीक से समय नहीं बताती जितनी पृथ्वी बताती है। पृथ्वी अपनी कील पर 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। उसी के आधार पर 24 घंटे का हमने हिसाब तैयार किया हुआ है और हमने घड़ी बनाई हुई है। और पृथ्वी काफी बड़ी चीज है। अपनी कील पर वह ठीक 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्र पूरा करती है। और अब तक कभी भी ऐसा नहीं समझा गया था कि पृथ्वी कभी भी भूल करती है, एक सेकेंड की भी। लेकिन कारण कुल इतना था कि हमारे पास जांचने के बहुत ठीक उपाय नहीं थे और हमने साधारण जांच की थी। लेकिन जब 90 वर्ष का वर्तुल पूरा होता है सूर्य का, तो पृथ्वी की घड़ी एकदम डगमग जाती है। उस क्षण में पृथ्वी ठीक अपना वर्तुल पूरा नहीं कर पाती। 11 वर्ष में जब सूरज पर उत्पात होता है तब भी पृथ्वी डगमग जाती है, उसकी घड़ी गड़बड़ा जाती है। जब भी पृथ्वी अपनी यात्रा में नए नए प्रभावों के अंतर्गत आती है, जब भी कोई नया प्रभाव, कोई नया कॉस्मिक इन्फ्लुएंस, कोई महातारा करीब हो जाता है, और करीब का मतलब इस महाआकाश में बहुत दूर होने पर भी चीजें बहुत करीब हैं, जरा सा करीब आ जाता है।
हमारी भाषा बहुत समर्थ नहीं है, क्योंकि जब हम कहते हैं जरा सा करीब आ जाए तो हम सोचते हैं शायद जैसे हमारे पास कोई आदमी आ गया। नहीं, फासले बहुत बड़े हैं। उन फासलों में जरा सा भी अंतर पड़ जाता है जो कि हमें कहीं पता भी नहीं चलेगा, तो भी पृथ्वी की कील डगमगा जाती है। पृथ्वी को हिलाने के लिए बड़ी शक्ति की जरूरत है। इंच भर हिलाने के लिए महाशक्तियां जब गुजरती है पृथ्वी के पास से, तभी वह हिल पाती है। लेकिन वे महाशक्तियां जब पृथ्वी के पास से गुजरती हैं तो हमारे पास से भी गुजरती हैं। और ऐसा नहीं हो सकता है कि जब पृथ्वी कंपित होती है तो उस पर लगे हुए वृक्ष कंपित न हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जब पृथ्वी कंपित होती है तो उस पर जीता और चलता हुआ मनुष्य कंपित न हो, सब कंप जाता है। लेकिन कंपन इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे पास कोई उपकरण नहीं थे अब तक कि हम जांच करते कि पृथ्वी कंप जाती है। लेकिन अब तो उपकरण हैं। सेकंड के 1000वें हिस्से में भी कंपन होता है तो हम पकड़ लेते हैं। लेकिन आदमी के कंपन को पकड़ने के उपकरण अभी भी हमारे पास नहीं है। वह मामला और भी सूक्ष्म है। आदमी इतना सूक्ष्म है और होना जरूरी है, अन्यथा जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर 24 घंटे आपको चारों तरफ के प्रभावों का पता चलता रहे तो आप जी न पाएं। आप जी सकते हैं तभी जबकि आपको आसपास के प्रभावों का कोई पता नहीं चलता। एक और नियम है। वह नियम यह है कि न तो हमें अपनी शक्ति से छोटे प्रभावों का पता चलता है और न अपनी शक्ति से बड़े प्रभावों का पता चलता है। हमारे प्रभाव के पता चलने का एक दायरा है। जैसे समझ लें कि बुखार चढ़ता है तो 98 डिग्री हमारी एक सीमा है और 110 डिग्री हमारी दूसरी सीमा है। 12 डिग्री में हम जीते हैं। 90 डिग्री से नीचे गिर जाए तो हम समाप्त हो जाते हैं। उधर 110 डिग्री के बाहर चला जाए तो हम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं दुनिया में गर्मी 12 डिग्रियों की है। आदमी 12 डिग्री की भीतर जीता है। दोनों सीमाओं के इधर उधर गया कि खो जाएगा। उसका एक बैलेंस है। 98 और 110 के बीच में उसको अपने को संभाले रखना है। ठीक ऐसा ही बैलेंस सब जगह है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे सुनने की 120 डेसिबल डिग्री है। उससे नीचे भी हम नहीं सुन पाते, उससे ऊपर भी हम नहीं सुन पाते। हमारे आसपास भयंकर आवाजें गुजर रही हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। एक तारा टूटता है आकाश में, कोई नया ग्रह निर्मित होता है या बिखरता है तो भयंकर गर्जना वाली आवाजें हमारे चारों तरफ से गुजरती हैं। अगर हम उनको सुन पाएं तो हम तत्काल बहरे हो जाएं। लेकिन हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे कान सीमा में ही सुनते हैं। जो सूक्ष्म है उसको भी नहीं सुनते, जो विराट है उसको भी नहीं सुनते। एक दायरा है, बस उतने को सुन लेते हैं। देखने के मामले में भी हमारी वही सीमा है। हमारी सभी इंद्रियां एक दायरे के भीतर हैं, न उसके ऊपर न उसके नीचे। इसीलिए आपका कुत्ता है वह आपसे ज्यादा सूंघ लेता है। उसका दायरा सूंघने का आपसे बड़ा है। जो आप नहीं सूंघ पाते कुत्ता सूंघ लेता है। जो आप नहीं सुन पाते आपका घोड़ा सुन लेता है। उसके सुनने का दायरा आपसे बड़ा है। 1-1.5 मील दूर सिंह आ जाए तो घोड़ा चौंक कर खड़ा हो जाता है। 1.5 मील के फासले पर उसे गंध आती है। आपके कुछ पता नहीं चलता। अगर आपको सारी गंध आने लगे, जितनी गंध आपको चारों तरफ चल रही हैं, तो आप विक्षिप्त हो जाएंगे। मनुष्य एक कैप्सूल में बंद है, उसका सीमांत है, उसकी बाउंड्री है। आप रेडियो लगाते हैं और आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है।
क्या आप सोचते हैं जब रेडियो लगाते हैं तब आवाज आनी शुरू होती है? आवाज तो पूरे समय बहती ही रहती है। आप रेडियो लगाएं या न लगाएं, लगाते हैं तब रेडियो पकड़ लेता है, बहती तो पूरे वक्त रहती है। दुनिया में जितने रेडियो स्टेशन हैं, सबकी आवाजें अभी इस कमरे में गुजर रही हैं। आप रेडियो लगाएंगे तो पकड़ लेंगे, आप रेडियो नहीं लगाते हैं तब भी गुजर रही हैं, लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ रही है। जगत में न मालूम कितनी ध्वनियां हैं जो चारों तरफ हमारे गुजर रही हैं। भयंकर कोलाहल है, वह पूरा कोलाहल हमें सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन उससे हम प्रभावित तो होते हैं। ध्यान रहे, वह हमें सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन उससे हम प्रभावित तो होते ही हैं। वह हमारे रोए रोए को स्पर्श करता है, हमारे हृदय की धड़कन को छूता है, हमारे स्नायु को कंपा जाता है। वह अपना काम तो कर ही रहा है, उसका काम तो जारी है। जिस सुगंध को आप नहीं सूंघ पाते, उसके अणु भी आपके चारों तरफ अपना काम तो कर ही जाते हैं। और अगर उसके अणु किसी बीमारी को लाए हैं तो आपको दे जाते हैं। आपकी जानकारी आवश्यक नहीं है किसी वस्तु के होने के लिए। ज्योतिष का कहना है कि हमारे चारों तरफ ऊर्जाओं के क्षेत्र हैं, एनर्जी फील्ड्स हैं, और वह पूरे समय हमें प्रभावित कर रहे हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म को वैज्ञानिक भाषा में हम कहें एक्सपोजर, जैसे कि फिल्म को हम एक्सपोज करते हैं कैमरे में। जरा सा शटर आप दबाते हैं, एक क्षण के लिए कैमरे की खिड़की खुलती है और बंद हो जाती है। उस क्षण में जो भी कैमरे के समक्ष आ जाता है वह फिल्म पर अंकित आ जाता है। फिल्म एक्सपोज हो गई, अब दोबारा उस पर कुछ अंकित न होगा, अंकित हो गया। और अब यह फिल्म उस आकार को सदा अपने भीतर लिए रहेगी। उस क्षण जो नक्षत्र पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, नक्षत्र घेरे हुए हैं, उसका कुल मतलब इतना है कि उस क्षण पृथ्वी के ऊपर जिन नक्षत्रों की रेडियो एक्टिविटी का प्रभाव पड़ रहा है। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रत्येक ग्रह की रेडियो एक्टिविटी अलग है। जैसे वीनस से जो रेडियो सक्रिय तत्व हमारी तरफ आते हैं, वह चांद के रेडियो सक्रिय तत्वों से भिन्न हैं। जैसे जुपिटर उससे जो रेडियो तत्व हम तक आते हैं, वह सूर्य के रेडियो तत्वों से भिन्न हैं। क्योंकि इन प्रत्येक ग्रहों के पास अलग तरह की गैसों और अलग तरह के तत्वों का वातावरण है। उन सबसे अलग अलग प्रभाव पृथ्वी की तरफ आते हैं। और जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो पृथ्वी के चारों तरफ क्षितिज को घेरकर खड़े हुए जो भी नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, दूर आकाश में महातारे हैं, वे सब के सब उस एक्सपोजर के क्षण में बच्चे के चित्त पर गहराइयों तक प्रवेश कर जाते हैं। फिर उसकी कमजोरियां, उसकी ताकतें, उसका सामर्थ्य सब सदा के लिए प्रभावित हो जाता है। जिस दिन मां के पेट में पहल दफा गर्भधान होता है तो पहला एक्सपोजर होता है। जिस दिन मां के पेट से बच्चा बाहर आता है, जन्म लेता है, उस दिन दूसरा एक्सपोजर होता है। और यह दोनों एक्सपोजर उस संवेदनशील चित्त पर फिल्म की भांति अंकित हो जाते हैं। पूरा जगत उस क्षण में बच्चा अपने भीतर अंकित कर लेता है और उसकी सिंपैथीज निर्मित हो जाती है। ज्योतिष इतना ही कहता है कि यह वह बच्चा है जब पैदा हुआ है तब अगर रात है, और जानकर आप हैरान होंगे कि 70 से लेकर 90% बच्चे रात में पैदा होते हैं। यह थोड़ा हैरानी का है, क्योंकि आमतौर से 50% होने चाहिए। 24 घंटे का हिसाब है, इसमें कोई हिसाब भी न हो, बेहिसाब भी बच्चे पैदा हो तो 12 घंटे रात 12 घंटे दिन साधारण संयोग और कॉम्बिनेशन से ठीक है 50-50% हो जाए।
कभी भूल चूक 2-4% इधर उधर हो, लेकिन 90% तक बच्चे रात में जन्म लेते हैं। 10% तक बच्चे मुश्किल से दिन में जन्म लेते हैं। अकारण नहीं हो सकती यह बात, इसके पीछे बहुत कारण हैं। समझें, एक बच्चा रात में जन्म लेता है तो उसका जो एक्सपोजर है, उसके चित्त की जो पहली घटना है जगत में अवतरण की, वह अंधेरे से संयुक्त होती है, प्रकाश से संयुक्त नहीं होती। यह तो सिर्फ उदाहरण के लिए है, क्योंकि बात तो और विस्तीर्ण है। सिर्फ उदाहरण के लिए उसके चित्त पर जो पहली घटना है वह अंधकार है। सूर्य अनुपस्थित है, सूर्य की ऊर्जा अनुपस्थित है। चारों तरफ जगत सोया हुआ है, पौधे अपनी पत्तियों को बंद किए हुए हैं, पक्षी अपने पंखों को सिकोड़कर आंखों बंद किए हुए अपने घोंसलों में छिप गए हैं। सारी पृथ्वी पर निद्रा है, हवा के कण-कण में चारों तरफ नींद है, सब सोया हुआ है, जागा हुआ कुछ भी नहीं है। यह पहला इंपैक्ट है बच्चे पर। अगर हम बुद्ध और महावीर से पूछें तो वे कहेंगे कि अधिक बच्चे इसलिए रात में जन्म लेते हैं क्योंकि अधिक आत्माएं सोई हुई हैं, एस्लीप हैं। दिन को वे नहीं चुन सकते पैदा होने के लिए, दिन को चुनना कठिन है और 1000 कारण है। एक कारण महत्वपूर्ण यह भी है, अधिकतम लोग सोए हुए हैं, अधिकतम लोग तंद्रित हैं, अधिकतम लोग निद्र में हैं, अधिकतम लोग आलस्य में, प्रमाद में हैं। सूर्य के जागने के साथ उनका जन्म ऊर्जा का जन्म होगा, सूर्य के डूबे हुए अंधेरे की आड़ में उनका जन्म नींद का जन्म होगा। रात में एक बच्चा पैदा हो रहा है तो एक्सपोजर एक तरह का होने वाला है। जैसे कि हमने अंधेरे में एक फिल्म खोली हो, प्रकाश में एक फिल्म खोली हो, तो एक्सपोजर भिन्न होने वाले हैं। एक्सपोजर की बात थोड़ी और समझ लेनी चाहिए क्योंकि वह ज्योतिष की बहुत गहराइयों से संबंधित है। जो वैज्ञानिक एक्सपोजर के संबंध में खोज करते हैं कि एक्सपोजर की घटना बहुत बड़ी है, छोटी घटना नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर वह आपका पीछा करेगी। एक मुर्गी का बच्चा पैदा होता है, पैदा हुआ कि भागने लगता है मुर्गी के पीछे। हम कहते हैं कि मां के पीछे भाग रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, मां से कोई संबंध नहीं है। एक्सपोजर, हम कहते अपनी मां के पीछे भाग रहा है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं नहीं। पहले हम भी ऐसे सोचते थे कि मां के पीछे भाग रहा है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। और अब सैकड़ों प्रयोग किए गए तो बात सही हो गई है। वैज्ञानिकों ने सैकड़ों प्रयोग किए। मुर्गी का बच्चा जन्म रहा है, अंडा फूट रहा है, चूजा बाहर निकल रहा है, तो उन्होंने मुर्गी को हटा लिया और उसकी जगह एक रबर का गुब्बारा रख दिया। बच्चे ने जिस चीज को पहली दफा देखा वह रबर का गुब्बारा था, मां नहीं थी। आप चकित होंगे यह जानकर कि वह एक्सपोजर हो गया। इसके बाद वह रबर के गुब्बारे को ही मां की तरह प्रेम कर सका, फिर वह अपनी मां को नहीं प्रेम कर सका। रबर का गुब्बारा हवा में इधर उधर जाएगा तो वह पीछे भागेगा, उसकी मां भागती रहेगी तो उसकी फिक्र ही नहीं करेगा। रबर के गुब्बारे के प्रति वह आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील हो गया। जब थक जाएगा तो गुब्बारे के पास टिककर बैठ जाएगा, गुब्बारे को प्रेम करने की कोशिश करेगा, गुब्बारे से चोंच लड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन मां से नहीं। इस संबंध में बहुत काम लॉरेंज नाम के एक वैज्ञानिक ने किया है और उसका कहना है वह जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एक्सपोजर है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। वह मां से इसलिए संबंधित हो जाता है, मां होने की वजह से नहीं, फर्स्ट एक्सपोजर की वजह से। इसलिए नहीं कि वह मां है, इसलिए उसके पीछे दौड़ता है इसलिए कि वही सबसे पहले उसको उपलब्ध होती है, इसलिए उसके पीछे दौड़ता है। अभी इस पर और काम चला है।
जिन बच्चों को माँ के पास बड़ा न किया जाए वह किसी स्त्री को जीवन में कभी प्रेम करने को समर्थ नहीं हो पाते, एक्सपेयाजर ही नहीं हो पाता। अगर एक बच्चे को उसकी माँ के पास बड़ा न किया जाए तो स्त्री का जो प्रतिबिंब उसके मन में बनना चाहिए वह बनता ही नहीं। और अगर पश्चिम में आज होमोसेक्सुअलिटी बढ़ती हुई है तो उसके एक बुनियादी कारणों में वह भी एक कारण है। हेट्रोसेक्सुअल विजातीय यौन के प्रति जो प्रेम है वह पश्चिम में कम होता चला जा रहा है और सजातीय यौन के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है, जो कि विकृति है, लेकिन वह विकृति होगी क्योंकि दूसरे यौन के प्रति जो प्रेम है पुरुष का स्त्री के प्रति और स्त्री का पुरुष के प्रति वह बहुत सी शर्तों के साथ है। पहला तो एक्सपोजर जरूरी है। बच्चा पैदा हुआ है तो उसके मन पर क्या एक्सपोज हो। अब यह बहुत सोचने जैसी बात है। दुनिया में स्त्रियां तब तक सुखी न हो पाएंगी जब तक उनका एक्सपोजर मां के साथ हो रहा है। उनका एक्सपोजर पिता के साथ होना चाहिए। पहला इम्पैक्ट लड़की के मन पर पिता का पड़ना चाहिए तो ही वह किसी पुरुष को भरपूर मन से प्रेम करने में समर्थ हो पाएगी। अगर पुरुष स्त्री से जीत जाता है तो उसका कुल कारण इतना है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही मां के पास बड़े होते हैं। लड़के का एक्सपोजर तो बिल्कुल ठीक होता है स्त्री के प्रति, लेकिन लड़की का एक्सपोजर बिल्कुल ठीक नहीं होता। इसलिए जब तक दुनिया में लड़की को पिता का एक्सपोजर नहीं मिलता तब तक स्त्रियां कभी भी पुरुष के समकक्ष खड़ी नहीं हो सकेगी, न राजनीति के द्वारा, न नौकरी के द्वारा, न आर्थिक स्वतंत्रता के द्वारा, क्योंकि मनोवैज्ञानिक अर्थों में एक कमी उनमें रह जाती है। अब तक की पूरी संस्कृति उस कमी को पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि सूरज 4 अरब वर्षों से तो पृथ्वी को ही गर्मी दे रहा है और उससे पहले से और अभी भी वैज्ञानिक कहते हैं कि कम से कम 4000 वर्ष तक तो ठंडे होने की कोई भी संभावना नहीं। प्रतिदिन इतनी गर्मी 10 करोड़ मील दूर है पृथ्वी। हिरोशिमा में जो घटना घटी उसका प्रभाव 10 मील से ज्यादा दूर नहीं पड़ता। 10 करोड़ मील दूर सूरज है 4 अरब वर्षों से, तो वह हमें सब सारी गर्मी दे रहा है, फिर भी अभी रिक्त नहीं हुआ। पर यह सूरज कुछ भी नहीं है, इससे भी महासूर्य हैं। ये सब तारे जो हैं आकाश में, और इन प्रत्येक तारों से अपनी व्यक्तिगत और निजी क्षमता की सक्रियता हम तक प्रवाहित होती है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में फैलती ऊर्जाओं के संबंध में अध्ययन किया, गाकलिन, उसका कहना है कि जितनी ऊर्जाएं हमें अनुभव में आ रही हैं, उनमें से हम 1% के संबंध में भी पूरा नहीं जानते। जब से हमने कृत्रिम उपग्रह छोड़े हैं पृथ्वी के बाहर, तब से उन्होंने हमें इतनी खबरें दी हैं कि हमारे पास न शब्द हैं उन खबरों को समझने के लिए, न हमारे पास विज्ञान है। और इतनी ऊर्जाएं, इतनी एनर्जी चारों तरफ बह रही होंगी, इसकी हमें कल्पना ही नहीं। ज्योतिष कोई विकसित होता हुआ विज्ञान नहीं है। ज्योतिष खंडहर की तरह है। एक बहुत बड़ा महल था, पूरा विज्ञान था जो ढह गया। कोई नई चीज नहीं है, कोई नया उठता हुआ मकान नहीं है। लेकिन जो दीवारें रह गई हैं, उनसे कुछ पता नहीं चलता कि कितना बड़ा महल उसकी जगह रहा होगा। बहुत बार सत्य मिलते हैं और खो जाते हैं। अरिस्टिकारस नाम के एक यूनानी ने जीसस से 200-300 वर्ष पूर्व यह सत्य खोज निकाला था कि सूर्य केंद्र है, पृथ्वी केंद्र नहीं है। अरिस्टिकारस का यह सूत्र हेलियोसेंट्रिक की सूरज केंद्र पर है जीसस से 300 वर्ष पहले खोज निकाला गया था, लेकिन जीसस के 100 वर्ष बाद टोलेमी ने इस सूत्र को उलट दिया और पृथ्वी को फिर केंद्र बना दिया। और फिर 2000 साल लग गए केपलर और कोपरनिकस को खोजने में वापस कि सूर्य केंद्र है, पृथ्वी केंद्र नहीं। 1000 साल तक अरिस्टिकारस का सत्य दबा पड़ा रहा। 2000 साल बाद जब कोपरनिकस ने फिर से कहा तब अरिस्टिकारस की किताबें खोजी गई। लोगों ने कहा यह तो हैरानी की बात है।
बहुत बार सत्य खोज लिए जाते हैं, खो जाते हैं। बहुत बार हमें सत्य पकड़ में आ जाता है, फिर खो जाता है। ज्योतिष उन बड़े से बड़े सत्यों में से एक है जो पूरा का पूरा ख्याल में आ चुका और खो गया। उसे फिर से ख्याल में लाने के लिए बड़ी कठिनाई है। ज्योतिष के नाम पर 100 में से 99 धोखाधड़ी है, और वह जो 100वां आदमी है 99 को छोड़कर उसे समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह कभी इतना डॉगमेटिक नहीं हो सकता कि कह दे कि ऐसा होगा ही, क्योंकि वह जानता है कि ज्योतिष बहुत बड़ी घटना है। इतनी बड़ी घटना है कि आदमी बहुत झिझक कर ही वहां पैर रख सकता है। पर आदमी की उत्सुकता उसी में है कि उसको पता चल जाए कि उसकी लड़की की शादी इस साल होगी कि नहीं होगी। इस संबंध में यह भी आपको कह दूं कि ज्योतिष के 3 हिस्से हैं। एक जिसे हम कहें अनिवार्य, एसेंशियल, जिसमें रत्ती भर फर्क नहीं होता, उसे ही सर्वाधिक कठिन है जानना। फिर उसके बाहर की परिधि है नॉन एसेंशियल, जिसमें सब परिवर्तन हो सकते हैं, मगर हम उसी को जानने को उत्सुक होते हैं। और उन दोनों के बीच में एक परिधि है सेमी एसेंशियल, अर्धनिवार्य, जिसमें जानने से परिवर्तन हो सकते हैं, न जानने से कभी परिवर्तन नहीं होंगे। 3 हिस्से कर लें। एसेंशियल जो बिल्कुल गहरा है, अनिवार्य है, जिसमें कोई अंतर नहीं हो सकता है। उसे जानने के बाद उसके साथ सहयोग करने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। धर्मों ने इस अनिवार्य तथ्य की खोज के लिए ही ज्योतिष की इजाद की, उस तरफ गए। उसके बाद दूसरा हिस्सा है सेमी एसेंशियल, अर्धनिवार्य। अगर जान लेंगे तो बदल सकते हैं, अगर नहीं जानेंगे तो नहीं बदल पाएंगे। अज्ञान रहेगा तो जो होना है वही होगा। ज्ञान होगा तो अल्टरनेटिव्स, विकल्प हैम, बदलाहट हो सकती है। और तीसरा सबसे ऊपर का सरफेस, वह है नॉन एसेंशियल। उसमें कुछ भी जरूरी नहीं है, सब प्रायोगिक है। लेकिन हम जिस ज्योतिष की बात समझते हैं वह नॉन एसेंशियल का ही मामला है। एक आदमी कहता है मेरी नौकरी लग जाएगी या नहीं लग जाएगी। चांद तारों के प्रभाव से आपकी नौकरी के लगने न लगने का कोई भी गहरा संबंध नहीं है। एक आदमी पूछता है मेरी शादी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। शादी के बिना भी समाज हो सकता है। एक आदमी पूछता है कि मैं गरीब रहूंगा कि अमीर रहूंगा। एक समाज कम्युनिस्ट हो सकता है, कोई गरीब और अमीर नहीं होगा। ये नॉन एसेंशियल हिस्से हैं जो हम पूछते हैं। एक आदमी पूछता है कि 80 साल में मैं सड़क पर से गुजर रहा था और एक संतरे के छिलके पर पैर पड़कर गिर पड़ा, तो मेरे चांद तारों का इसमें कोई हाथ है या नहीं। अब कोई चांद तारे से तय नहीं किया जा सकता कि फलां फलां सड़क पर आपका पैर फिसले। यह निपट गंवारी है। लेकिन हमारी उत्सुकता इसमें है कि आज हम निकलेंगे सड़क पर, छिलके पर पैर पड़कर फिसल तो नहीं जाएगा। यह नॉन एसेंशियल है। यह हजारों कारणों पर निर्भर है, लेकिन इसके होने की कोई अनिवार्यता नहीं है। इसका बीइंग से, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह घटनाओं की सतह है। ज्योतिष से इसका कोई लेना देना नहीं है। और चूंकि ज्योतिषी इस तरह की बातचीत में लगे रहते हैं, इसलिए ज्योतिष का भवन गिर गया। ज्योतिष के भवन के गिर जाने का कारण यही हुआ कि ये बातें बेवकूफी की हैं। सेमी एसेंशियल हैं कुछ बातें, जैसे जन्म मृत्यु सेमी एसेंशियल है। अगर आप इसके बाबत पूरा जान लें तो उसमें फर्क हो सकता है, और न जाने तो फर्क नहीं होगा। चिकित्सा की हमारी जानकारी बढ़ जाएगी तो हम आदमी की उम्र को लंबा कर लेंगे, कर रहे हैं। अगर हमारी एटम बम की खोजबीन और बढ़ती चली गई तो हम लाखों लोगों को एक साथ मार डालेंगे, मारा है। यह सेमी एसेंशियल, अर्धनिवार्य जगत है
जहां कुछ चीजें हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर जान लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि विकल्प चुने जा सकते हैं। इसके बाद एसेंशियल अनिवार्य का जगत है। वहां कोई बदलाहट नहीं होती, लेकिन हमारी उत्सुकता पहले तो नॉन एसेंशियल में रहती है। कभी शायद किसी की सेमी एसेंशियल तक आती है। वह जो एसेंशियल है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, जिसमें कोई फर्क होता ही नहीं, उस केंद्र तक हमारी पकड़ नहीं जाती, न हमारी इच्छा जाती है। महावीर एक गांव के पास से गुजर रहे हैं और महावीर के एक शिष्य गोशालक उनके साथ है, जो बाद में उनका विरोधी हो गया। एक पौधे के पास से दोनों गुजरते हैं। गोशालक महावीर से कहता है कि सुनिए, यह पौधा लगा हुआ है, क्या सोचते हैं आप, यह फूल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? इसमें फूल लगेंगे या नहीं लगेंगे? यह पौधा बचेगा या नहीं बचेगा? इसका भविष्य है या नहीं? महावीर आंख बंद करके उसी पौधे के पास खड़े हो जाते हैं। गोशालक पूछता है, कहिए आंख बंद करने से क्या होगा, टालिए मत। उसे पता भी नहीं कि महावीर आंख बंद करके क्यों खड़े हो गए हैं। वह एसेंशियल की खोज कर रहे हैं। इस पौधे के बीइंग में उतरना जरूरी है, इस पौधे की आत्मा में उतरना जरूरी है। बिना इसके नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। आंख खोलकर महावीर कहते हैं कि यह पौधा फूल तक पहुंचेगा। गोशालक उनके सामने ही पौधे के उखाड़कर फेंक देता है और खिलखिलाकर हंसता है, क्योंकि इससे ज्यादा और अतर्क्य प्रमाण क्या होगा। महावीर के लिए अब कुछ और कहने की जरूरत क्या है। उसने पौधे को उखाड़कर फेंक दिया, उसके कहा कि देख लें। वह हंसता है, महावीर मुस्कुराते हैं। वे दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। 7 दिन बाद वे वापस उसी रास्ते पर लौट रहे हैं। जैसे ही महावीर और वे दोनों अपने आश्रम में पहुंचे जहां उन्हें ठहर जाना है, बड़ी भयंकर वर्षा हुई। 7 दिन तक मूसलाधार पानी पड़ता रहा। 7 दिन तक निकल नहीं सके। फिर लौट रहे हैं। जब लौटते हैं तो ठीक उस जगह आकर महावीर खड़े हो गए हैं जहां से 7 दिन पहले आंख बंद करके खड़े थे। देखा कि वह पौधा खड़ा है। जोर से वर्षा हुई, उसकी जड़ें वापस गीली जमीन को पकड़ गई और पौधा खड़ा हो गया। महावीर फिर आंख बंद करके उसके पास खड़े हो गए। गोशालक बहुत परेशान हुआ। उस पौधे को फेंक गए थे। महावीर ने आंख खोली। गोशालक ने पूछा कि हैरान हूं, आश्चर्य, इस पौधे को हम उखाड़कर फेंक गए हैं, फिर खड़ा हो गया। महावीर ने कहा, यह फूल तक पहुंचेगा और इसीलिए मैंने आंख बंद करके और खड़े होकर इसे देखा। इसकी आंतरिक पोटेंशियलिटी, इसकी आंतरिक संभावना क्या है? इसके भीतर की स्थिति क्या है? तुम इसे बाहर से फेंक दोगे उठाकर तो भी यह अपने पैर जमाकर खड़ा हो सकेगा। यह कहीं आत्मघाती तो नहीं है, सुसाइडल इंस्टिंक्ट तो नहीं है इस पौधे में, कहीं यह मरने को उत्सुक तो नहीं है, अन्यथा तुम्हारा सहारा लेकर मर जाएगा। यह जीने को तत्पर है। मैं जानता था कि तुम इसे उखाड़कर फेंक दोगे। गोशालक के कहा, आप क्या कहते हैं? महावीर के कहा, जब मैं इस पौधे को देख रहा था तब तुम भी पास खड़े थे, तुम भी दिखाई पड़ रहे थे और मैं जानता था कि तुम इसे उखाड़कर फेंकोगे। इसलिए ठीक से जान लेना जरूरी है कि पौधे की खड़े रहने की आंतरिक क्षमता कितनी है, इसके पास आत्मबल कितना है। यही कहीं मरने को तो उत्सुक नहीं है कि कोई बहाना लेकर पर जाए तो तुम्हारा बहाना लेकर भी मर सकता है, अन्यथा तुम्हारा उखाड़कर फेंका गया पौध पुनः जड़ें पकड़ सकता है। गोशालक को दोबारा उस पौधे को उखाड़कर फेंकने की हिम्मत न पड़ी। पिछली बार गोशालक हंसता हुआ गया था,
इस बार महावीर हंसते हुए आगे बढ़े। गोशालक रास्ते में पूछने लगा, आप हंसते क्यों हैं? महावीर ने कहा, मैं सोचता था कि देखें तुम्हारी सामर्थ्य कितनी है। अब तुम दोबारा इसे उखाड़कर फेंकने हो या नहीं? गोशालक ने पूछा कि आपको तो पता चल जाना चाहिए कि मैं उखाड़कर फेंकूंगा या नहीं। तब महावीर ने कहा, वह गैर अनिवार्य है। उखाड़कर फेंक भी सकते हो, नहीं भी फेंक सकते हो। अनिवार्य यह था कि पौधा अभी जीना चाहता था, उसके पूरे प्राण जीना चाहते थे। वह अनिवार्य था, वह एसेंशियल था। यह तो गैर अनिवार्य है, तुम फेंक भी सकते हो, नहीं भी फेंक सकते हो, तुम पर निर्भर है। लेकिन तुम पौधे से कमजोर सिद्ध हुए हो, हार गए। महावीर से गोशालक के नाराज हो जाने के कुछ कारणों में एक कारण यह पौधा भी था महावीर को छोड़कर चले जाना।